हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज का वीडियो बहुत ही खास है, स्पेशली ये बताने के लिए नहीं कि भाई बाय द डिप, ये बताने के लिए नहीं कि भाई हॉडल कर लो, ये बताने के लिए नहीं कि भाई कॉन्फिडेंस रखो। सिर्फ और सिर्फ आपको ये वीडियो बनाने का पर्पस ये कि भाई चल क्या रहा है, इंफॉर्मेशन दूंगा, अपना पर्सपेक्टिव रखूंगा। फैसला आपका होगा, जो आपको सोचना है, जो आपको करना है, आप करिए। लेकिन ये कहने के लिए नहीं है भाई बाय द टिप यार, भाई सेल मत करियो, भाई बना रहे। मैं जो बात है वो सच बोलूंगा, ठीक है। सबसे पहले मार्केट के अंदर हुआ क्या है। देखिए, मार्केट के अंदर ये हुआ कि गोल्ड और सिल्वर ने सदियों के बाद, मतलब कई डेकेड्स के बाद ऐसा परफॉर्म किया है। अब लिटरली मतलब ऐसा इन द सेंस कि आप सबने देखा है कि बिट कि गोल्ड ने बिल्कुल ऐसा परफॉर्म किया जैसे क्रिप्टो मार्केट को भी फील कर दिया। सिल्वर ने ऐसा परफॉर्म कर दिया कि मीम कॉइन को भी फील कर दिया। गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो इस तरह से इन दोनों एसेट क्लास ने परफॉर्म किया कि जो एक मार्केट की लिक्विडिटी, एक ध्यान, एक अटेंशन, सारा का सारा इन दोनों ने सक कर लिया, खींच लिया, ठीक है। अच्छा, क्यों करा? आज से पहले क्यों नहीं करा, अब क्यों करा? एक चीज तो क्लियर है कि जो हमेशा से हम कहते आए हैं कि यूएस डॉलर का जो डेट है वो एक अनइमेजिनेबल, अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे पहुंच चुका है। यूएस डॉलर का जो डेट है और यूएस डॉलर के अंदर जो यूएस की जो ट्रेजरीज हैं उसमें उसको सेंट्रल बैंक्स, बाकी जो दुनिया के मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं वो डंप करे, जिसमें से चाइना है। और हमने ये हमेशा बात बोली कि अल्टीमेटली एक ऑल्टरनेटिव की तलाश की जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें पहले होती थी, पहले भी बातें होती थी, लेकिन गोल्ड और सिल्वर पे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। गोल्ड और सिल्वर पे फर्क पड़ा जब 2022 में अमेरिका ने रशिया के $300 बिलियन फ्रीज कर दिए, ठीक है। वो जो यूएस ट्रेजरीज और यूएस के जो एसेट्स में इन्वेस्टेड थे, अमेरिका ने कुछ उंगलियां चलाई लैपटॉप पे और एक ऑर्डर करा, और ब्रसल्स के अंदर, बेल्जियम में, वहां पे उसका $300 बिलियन पड़ा था, वो फ्रीज हो गया रशिया का। उससे दुनिया की जाग खुली कि यार, हमारे भी यूएस ट्रेजरीज में, यूएस एसेट्स में जो पैसे लगे हुए, कल को कहीं वो भी फ्रीज ना हो जाए। तो पूरी दुनिया में चाइना ने लीड किया, फिर इंडिया, पोलैंड, ये 3-4 कंट्री, टर्की वर्की, इन सबको मिला के एक दुनिया में गोल्ड की बाइंग शुरू हुई। सेंट्रल बैंक्स ने 2022 से पहले 400 साढ़े 400 टन सोना लेते थे हर साल। 2022, 2023, 2024, 2025 हर साल 1000 टन का सोना बाइंग होना शुरू हुआ। 2025 के एंड होते होते मार्केट में डिमांड तो सोने की बढ़ती गई, लेकिन पीछे से जो सेलर था वो कम हो गया। जो गोल्ड को बेचने वाले थे उनमें कमी आ गई, गोल्ड की बाइंग वहीं की वही रही। ऐसा मार्केट ने जब भांप लिया तो गोल्ड का प्राइस स्काई रॉकेट करने लगा। जनरली जैसे हम कहते हैं कि पहले बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है, फिर ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस बढ़ता है, सिमिलरली जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ा तो लोगों ने कहा यार गोल्ड तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 4-4.5 हजार डॉलर पर आउंस पे पहुंच गया, अगला नंबर सिल्वर का है। सिल्वर के का स्टोर ऑफ वैल्यू के नैरेटिव के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे पहुंच गई। उसके जो सिल्वर का ड्रोन्स में बहुत यूज होता है, ठीक है। सिल्वर का सोलर पैनल में यूज होता है, सोलर का ईवी में यूज होता है, सिल्वर का कहाँ का यूज नहीं होता। आपने सारे इस तरह के वीडियोस देखे हैं, तो सिल्वर की भी डिमांड और इन अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे सिल्वर भी पंप करने लगा। गोल्ड और सिल्वर ऐसे पंप कर रहे थे जैसे क्या ही बिटकॉइन और क्या ही कोई क्रिप्टो पंप करेगा। जब लोगों ने ये देखा कि यार गोल्ड और सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो अटेंशन और पैसा दोनों इन दोनों एसेट क्लास में चला गया। इन दोनों एसेट क्लास में जाने के बाद इन्होंने अपने ऑल टाइम हाई बनाए, उसके बाद करेक्शन हुई, फिर से ये पंप करे, फिर अब कुछ करेक्शन देखने को मिल रही है। लेकिन नैरेटिव अभी भी मेटल्स का स्ट्रांग है, गोल्ड और सिल्वर का अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि इस वजह से नहीं कि ये एसेट क्लास कोई रैंडम इनमें कोई स्पाइक आ रहा है। फंडामेंटल लेवल पे, जेन्युइन लेवल पे सेंट्रल बैंक्स अभी भी बाय कर रहे हैं, और चाइना अभी भी और बाय कर रहा है। चाइना बाय कर रहा है, बाकी कंट्रीज भी बाय कर रही हैं। सिर्फ एक ही रीजन है कि हमें गोल्ड का एक ऑल्टरनेटिव बनाना है। जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होगा उतना वो स्ट्रांग होगा, और कल को मार्केट में बेहतर नेगोशिएट कर पाएगा, उसकी करेंसी भी उतनी स्ट्रांग होगी। और कल को चाइना ये चाहता है, अभी रिसेंटली एक वीडियो आया है शी जिनपिंग का, कि 2024 में उसने अपने सारे मिनिस्टर्स को बोला था कि भैया कमर कस लो, हमें चाइना की युआन को गोल्ड दुनिया का रिजर्व करेंसी बनाना है, दुनिया का रिजर्व करेंसी बनाना है। तो चाइना का एम्बिशन क्लियर है, और रिजर्व करेंसी दुनिया क्यों मानेगी? दुनिया तभी मानेगी जब चाइना के पास
उसकी बैकिंग में अच्छा खासा एसेट हो जिसमें गोल्ड लीड कर रहा है, उसके बाद वैसे रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं और भी दुनिया भर के एसेट्स हैं, लेकिन गोल्ड सबसे लीडिंग फैक्टर है जिसमें दुनिया को वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि अब यूएस डॉलर के बाद अगर कोई ग्लोबल रिजर्व करेंसी है तो मेरी है, मेरी करेंसी जो है वो रिजर्व करेंसी होनी चाहिए। गोल्ड और सिल्वर की इस प्राइसिंग को लेके जो अटेंशन रही वो पूरी की पूरी उस तरफ रही और काफी पैसा बिटकॉइन और क्रिप्टो का भी वहां पे मूव करा। एक तो ये क्लियर हो गया, तो इसलिए आज से पहले गोल्ड और सिल्वर ने कभी ऐसा परफॉर्म नहीं किया था, तो आज से पहले हमने कभी ऐसा डंप का रीजन भी नहीं दिया था कि बिटकॉइन और क्रिप्टो इस वजह से परफॉर्म नहीं कर रहे। डेफिनेटली ये वन ऑफ द रीजन है, नॉट द ओनली रीजन। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरी चीज ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि एक क्वांटम कंप्यूटिंग का जो थ्रेट है वो बहुत जबरदस्त तरीके से मंडरा रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो इतना हाई ग्रेड सुपर कंप्यूटर है कि दुनिया की कोई भी चीज जो इनक्रिप्टेड है, दुनिया की कोई भी पासवर्ड्स, प्राइवेट कीज, हर चीज को वो एक्सपोज कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग का थ्रेट ये माना जाता है कि बिटकॉइन की पब्लिक एड्रेस में से वो प्राइवेट की निकालेगा। जैसे अगर आपको उसका पब्लिक एड्रेस पता लग जाए तो वो उसमें से हैकर्स प्राइवेट की ड्राइव करके आपके बिटकॉइन हैक कर लेंगे। अच्छा, अब इशू किस चीज का है, टेंशन किस चीज की है? टेंशन इस बात की है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन जितना स्लो तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और जो क्वांटम कंप्यूटिंग पे जो काम चल रहा है वो बहुत फास्ट चल रहा है। मतलब रेशियो में डिफरेंस है। कहने का मतलब है कि क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम यहां चल रहा है तो बिटकॉइन को क्वांटम रेजिस्टेंट बनाने के लिए, क्वांटम प्रूफ बनाने के लिए हम यहाँ पे आइडियली बिटकॉइन यहां होना चाहिए था और क्वांटम यहां होना चाहिए था। इस तरीके की अफवाहें होने लगी। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी बहुत आगे, 2000 कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2035 2032 के आसपास जाके कुछ होगा, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, 2030 से पहले पहले ही हो जाएगा। इस पे बेटिंग भी चल रही है। तो ये जो नरेटिव बना ये भी बिटकॉइन के अगेंस्ट गया, जबकि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो अपग्रेड हो रहा है। उसमें बिटकॉइन इंप्रूवमेंट जो प्लान्स होते हैं, जो प्रोविजंस होते हैं, उसके अंतर्गत उसकी प्रोग्रेस स्लो है बिकॉज बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, इसलिए उस प्रोग्रेस स्लो जरूर है बट वो बिटकॉइन उसके रास्ते पे चल रहा है। अच्छा, अब इसमें भी एक और इशू है। नरेटिव ये है कि मान लिया कि बिटकॉइन इंप्रूव हो भी गया, उसने अपने आप को क्वांटम प्रूफ कर लिया, मतलब सारे बिटकॉइन जो लोग होंगे अपने बिटकॉइन को क्वांटम रेजिस्टेंट एड्रेसेस पे भेज देंगे। लेकिन जो बिटकॉइन मार्केट में 20-25% हमेशा के लिए खो गया है, जिसमें सतोशी नाकामोटो के 1 मिलियन से ऊपर है और बाकी जो बिटकॉइन खो दिए गए, वो बिटकॉइन जिनकी प्राइवेट कीज खो दिए लोगों ने, वो मार्केट में वापस आ जाएंगे। तो एक तरीके से मार्केट के अंदर डंप हो जाएगा। समझ है कैसे? कि जो हैकर होगा वो 20-30% सप्लाई बिटकॉइन की वापस लाके मार्केट में उंडेल देगा। तो ये बिटकॉइन के लिए बेयरिश है। बात तो सही है, ठीक है, लेकिन ये बेरिश अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसको अभी से प्राइसिंग किया जा रहा है और मजा भी आ रहा है क्योंकि यार गोल्ड और सिल्वर की वजह से वैसे बिटकॉइन पे प्रेशर है कि कोई इसको टेंशन दे ही नहीं रहा है। जो काम बिटकॉइन और क्रिप्टो रिटर्न देते थे गोल्ड और सिल्वर के सामने तो डीलें हैं। अरे गोल्ड और सिल्वर वैसे भी सेफ है और ऊपर से रिटर्न क्रिप्टो वाला दे रहे हैं, तो यार कौन जा रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो में? ऊपर से क्वांटम कंप्यूटिंग है और क्वांटम कंप्यूटिंग का गोल्ड और सिल्वर पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये भी एक नैरेटिव है कि एक वक्त को डिजिटल चीजों पे तो फर्क पड़ेगा, गोल्ड और सिल्वर पे फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये भी एक नैरेटिव है। तो इसकी वजह से बिटकॉइन पे वो प्रेशर बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े प्लेयर्स ये बातें कर रहे हैं और उन्होंने बिटकॉइन को सेल भी किया है। पास में ऐसे कई ट्विटर हैंडल्स हैं, ओजीज हैं, कई पुराने सतोशी के टाइम के हैंडल्स हैं, सतोशी के टाइम के एड्रेसेस हैं जिन्होंने बिटकॉइन को सेल भी किया है। ये सारी चीजें इकट्ठी होकर बिटकॉइन को एक बहुत बेयरिश बना रही है और ऐसा होता है। ऐसा कोई बिटकॉइन के साथ अकेले नहीं होता है। हमने पास्ट में देखा है कि इस तरह का नैरेटिव एनवीडिया के साथ भी रहा। मैं आपको अगर कुछ फैक्ट बताऊं कि एनवीडिया कभी ना, मतलब मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि स्टॉक्स का और बिटकॉइन का कोई रिलेशन नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई एसेट क्लास अंडर प्रेशर आता है ना, दो तीन वजहों से, तो वो प्रेशर बनता चला जाता है उस पर। लिक्विडिटी है नहीं। अक्टूबर के अंदर एक और रीजन मैं बताता हूं। अक्टूबर लास्ट जो 10 अक्टूबर को जो क्रैश हुआ था, 20 बिलियन यूएस डॉलर जो मार्केट से वाइप आउट हुए थे, बहुत सारे लोग उसमें कंगाल हो चुके हैं। बहुत सारे ओजीज कंगाल हो चुके हैं। बहुत बड़े बड़े ट्विटर हैंडल्स पे लोग जो क्लेम करते थे वो कंगाल हुए हैं। तो उससे लोग उभर नहीं पा रहे। मार्केट में पैसा है नहीं, लिक्विडिटी है नहीं। ये दो तीन रीजन की वजह से ऑलरेडी बिटकॉइन प्रेशर है, ऊपर से क्वांटम। समझ में आ गई यहां तक? लेकिन ये सारी चीजें, इन सबसे कई कंपनियां, कई स्टॉक्स पास्ट में गुजर चुके हैं।
मैं आपको एग्जांपल दूँ, ऐसी कुछ चीज़ें कभी 2022 में एनवीडिया के लिए हुई थी। 66% डाउन हुआ था 2022 में कि भाई एआई ओवर वैल्यूड है, एआई का कोई फ्यूचर नहीं है, एनवीडिया के जीपीयूज़ बेकार हैं, छोड़ो। 66% डाउन एनवीडिया। एप्पल का स्टॉक एक बार बैंकरप्ट हो रहा था 1997 में, $1 पे आ गया था। एप्पल खत्म हो जाएगी, आज एप्पल देख लो, आज एनवीडिया देख लो। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स पे ये था कि स्ट्रीमिंग नहीं चलेगी, 2011 में 75% क्रैश कर गया था नेटफ्लिक्स का स्टॉक, आज नेटफ्लिक्स देख लो। मेटावर्स लेके आया था फेसबुक, 2022 में 76% स्टॉक क्रैश कर गया था, आज मेटा देख लो। अमेज़न 2000 और 2001 के बीच में 95% क्रैश कर गया था, आज आप अमेज़न देख लो। माइक्रोसॉफ्ट 2000 से 2013 के बीच में इसको डेड एसेट कहते थे, डेड मनी, डेड स्टॉक, फ्लैट रिटर्न देता था। आज आप माइक्रोसॉफ्ट देख लो। टेस्ला एक बारी 2018-19 में 70% डाउन हुआ था कि कौन चलाएगा ड्राइवरलेस गाड़ियां, कौन चलाएगा ईवी गाड़ियां। ठीक है, तो आज आप टेस्ला को देख लो। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि ये सारे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ये डायरेक्टली बिटकॉइन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इन कंपनियों की सक्सेस का एक ही वजह थी कि ये कंपनियां लेजर फोकस थी, जो इनका मिशन था वो प्रोडक्ट इन्होंने फाइनली बनाया, इन्होंने स्टॉक के नॉइज को सुना ही नहीं। बिटकॉइन भी एग्जैक्टली वैसा ही है, स्टॉक कंपनी तो नहीं है वो, लेकिन बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट प्रोटोकॉल है, जिसका जो काम है वो $1 पे भी कर रहा था, $10 पे भी कर रहा था, $10,000 पे भी कर रहा था, $1,00,000 पे भी कर रहा था। बिटकॉइन जो काम है वो करता है और आगे भी करता रहेगा। ये है बिटकॉइन की खासियत। हाँ, बिटकॉइन क्रैश होता अगर वो हैक हो जाता, बिटकॉइन क्रैश होता अगर उसका लेजर जो है वो इम्यूटेबल हो, उसका लेजर हैक हो जाता, उसके लेजर में मैनिपुलेशन हो जाती, उसके माइनर्स सारे के सारे छोड़ के चले जाते, सारे के सारे नोड्स करप्ट हो जाती, माइनिंग के रूल बदल जाते, बिटकॉइन की सप्लाई बढ़ जाती, एडॉप्शन में सब कहते हैं कि बिटकॉइन एक पॉन्जी, एक स्कैम है, जीरो कोई सारी कंपनियां माइक्रो स्ट्रेटजी से लेके हर कंपनी बंदा बेच देता। मतलब लिटरली, मतलब तब तो समझ में आता कि हाँ, बिटकॉइन का प्राइस में करेक्शन है, बिटकॉइन के प्रोटोकॉल में कोई चेंजेस नहीं हुए। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। कल को ये सारे स्टॉक्स, जब कोई विश्वास नहीं दिखा रहा था एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला वगैरह में, जब कुछ दिन एंट्री ली होगी, तो आज देखिए उसने क्या वेल्थ बनाई होगी। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की गेम है, 8-9 साल की गेम है, एक हाविंग से दूसरी हाविंग की गेम है। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप बॉक डाउन हो जाते हो बिटकॉइन में। वो बॉक डाउन होना चाहिए जो सुबह ₹10 लेके घुसा था और सोच रहा था कि शाम तक पैसा लेके निकल जाऊंगा, वो नर्वस होए, वो बॉक डाउन हो, वो अपनी गलती है उसकी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इस इंडस्ट्री में है, वो अक्यूमुलेट करते हैं चीजों को। ठीक है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि बिटकॉइन जो है उसने इतनी करेक्शन ली है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़े से पुराने नंबर भी दिखाऊं, ठीक है, आप ये देखो कि बिटकॉइन में पहली बार नहीं हुआ है, बिटकॉइन में ड्रॉ डाउन पहले भी हुए हैं, 32%, 33%, 78%। इस वक्त बिटकॉइन में -43% है, लेकिन ये रेड वाले आप देख रहे हो 78, 84, 85। अगर चलो हम 2017 के बाद से देखते हैं, तो 2017 के बाद से भी 84% 2018 में हुआ था, 31% 2021 में हुआ था, 55% 2021 में हुआ था, 2022 में 78% हुआ था, 2024 में भी 33% हुआ था। बिटकॉइन में ऐसे ड्रॉडाउन आते रहते हैं और बिटकॉइन फिर अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। आपने देखा होगा कि 2017 में $3,000 पे आ गया था। आज अगर हम देखें, 2007 साल बाद देखें, तो $72,000 पे बिटकॉइन बैठा है करेक्शन के बाद। अदरवाइज ऑल टाइम हाई पे तो $1,26,000 पे गया था। तो ये बड़ी पिक्चर देखनी है आपको। अगर आप इस साल की पिक्चर देखोगे, हाँ, पिक्चर खतरनाक है, पिक्चर जो है वो हॉरर मूवी है, अदरवाइज पिक्चर जो है वो एक रोमांटिक मूवी है। ठीक है ना? तो ये है यार, इसलिए डोंट गेट बॉक्ड डाउन। ठीक है, और मतलब अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए, वहीं से कन्विक्शन आएगी, वहीं से पैनिक कम होगा। जितनी अंडरस्टैंडिंग उसकी कम होगी, उतनी आपकी कन्विक्शन लेवल लो होगा। इसलिए नॉलेज लीजिए, बुक्स पढ़िए, ये टाइम स्पेंड करिए उसको और स्टडी करने के लिए इस एसेट क्लास को। और जो बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, फिर मैं कह रहा हूँ, वो टेक स्टॉक की तरह है, कुछ 90%, 99% उसमें फेल होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ सर्वाइव करेंगे, और वो सर्वाइव वो करेंगे जो डिसेंट्रलाइज, कल का जो इंटरनेट बन रहा है, जो एथेरियम है, सोलानाज हैं, हो सकता है उनमें भी बड़ी मेजर करेक्शंस हो, लेकिन अगर आप इसमें बिलीव करते हो कि नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का फ्यूचर है, और आई बिलीव कि हाँ वो फ्यूचर है और मेरे को उसमें कन्विक्शन है, तो अगेन यू शुड नॉट बी वरीड एट ऑल। ठीक है, बट हाँ, क्योंकि पैसा ऑल्ट कॉइन्स में इतने मिलियंस में कॉइन्स आ चुके हैं कि उसमें बाइफरकेट हो गया, तो इसलिए आप बड़े ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इतना प्रेशर देख रहे हो, क्योंकि पैसा बट चुका है बहुत सारे कॉइन्स में। बट सारे क्या सर्वाइव करेंगे? 99% विल फेल। ठीक है,
तो ये चीज़ है। बाकी आप अपनी जर्नी की शुरुआत अगर करना चाहो तो आप मुद्रेक्स के साथ अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। दिस वीडियो इज़ आल्सो पावर्ड बाय मुद्रेक्स। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप एसआईपी के थ्रू हर ऐसी करेक्शंस पे एक एसआईपी के थ्रू आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप इस इंडस्ट्री में शुरुआत कर चुके हो, थोड़ा ही टाइम हुआ है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हो या आपने करनी है, तो दिस इज़ द राइट वे टू डू इट, एसआईपी। ठीक है? ये म्यूचुअल फंड्स में भी कामयाब है, ये इसमें भी कामयाब है। बट ऑलवेज कंसीडर योर रिस्क एपेटाइट फर्स्ट, योर एज, एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन। और एक एसेट क्लास है, इसके अंदर आप एक्सपोज़र एक एसेट क्लास की तरह ही देखो। इसको ये मत देखो कि मेरा रिटायरमेंट प्लान है जी, ये तो आज लूँगा और कल परसों, कुछ नहीं। जस्ट हैव एन एक्सपोज़र एज़ अ एसेट क्लास एंड एसआईपी के थ्रू आप इसमें शुरुआत कर सकते हो। ठीक है? चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो एक बारी कमेंट करके बताइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।